टॉपिक में पढ़ने वाले हैं हम लोग गॉल ब्लैडर मेरिडियन के बारे में। गॉल ब्लैडर मेरिडियन के में एक्चुअली में बाय मिस्टेक ऐसा हुआ है कि जीबी मेरिडियन को पहले उसकी डिजीज़ के बारे में बात कर ली, इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर ली। आज हम शुरू से इस चीज़ को फॉलो करते हैं ना। देखो, जीबी मेरिडियन जो होती है वो स्टार्टिंग अगर बोली जाए तो पाँव से लेके सिर से लेके हमारे कनपट्टी या हमारे टेम्पोरल एरिया से होते हुए नीचे की तरफ आती है, शोल्डर को क्रॉस करती हुई, है ना। मैं एक बार भी इस इमेज से वैसे काफ़ी कुछ अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि मेरिडियन चलती कैसे है, ठीक है। दूसरा, टोनिफिकेशन और सिडेशन भी इसी बात पे डिपेंड करता है। बाकी इसके लिए दूसरे थेरेपिस्ट या दूसरे ट्रेनर नहीं बात करते। अब जैसे मान लीजिए कि ये मेरिडियन जीबी 1 2 ऐसे करके ये नीचे आ रही है ना, तो इसकी ऊर्जा ऊपर से नीचे की ओर आएगी, ठीक है। इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद मैं साथ ही साथ में एक मेरिडियन का पाथवे के लिए एक वीडियो डाल दूँगी जो यूट्यूब पे है, हम सब ने भी वहीं से पहले देखा था। अब आते हैं कि जीबी मेरिडियन का जो पाथ होता है ना, वो पाथ इस तरीके से दिख ही रहा है। प्रॉब्लम्स भी आगे समझ लेंगे, तो सिंपल सी बात है कि कहाँ कैसे कैसे होके आता है। गॉल ब्लैडर को समझने का आसान तरीका है आँख, मतलब आई, ईयर, टेम्पोरल, नेक, शोल्डर, पसली, मतलब पसली के साथ वाला रिब केस के कॉर्नर पे जो साइड में होते हैं, बायलैटरल साइड में, जो हमारी पसलियों के साइड में, ठीक है। कमर, अब कमर का भी कौन सा वाला, जो बैक का नहीं, आगे का नहीं, कमर नहीं, वो स्टमक या हमारा एब्डोमिनल एरिया माना जाता है, हम पेट बोलते हैं उसको। तो साइड में कमर का कौन सा हिस्सा, साइड में, ठीक है। कूला मतलब हिप एरिया, हिप एरिया में भी हाथ रखा तो कहाँ रखा वो देखेंगे। पैर और पाँव की 4th टो, ये होती है जीबी मेरिडियन, ठीक है। अब आते हैं कि जीबी 1 मेरिडियन को, हालांकि मैं वापस से नहीं पढ़ती, इसको लिख दिया है। आँखों से स्टार्ट होती है, कनपट्टी से होती है, उससे रिलेटेड जब भी कोई आँखों को लोकल पॉइंट, एज अ लोकल पॉइंट जीबी पॉइंट बहुत बार ट्रीट किया जाता है, ठीक है। चलो मैं पढ़ ही लेती हूँ। जीबी मेरिडियन आँखों से संबंधित प्रॉब्लम को बहुत अच्छा तरीके से ट्रीट करता है। ईयर और हमारा टेम्पोरल एरिया के लिए आसपास में वहाँ से घूमती है तो टेनाइटस, टेम्पोरल हेडेक, माइग्रेन और डिजीनस जिन लोगों को सीवी की जीबी मेरिडियन की वजह से होता है, नो बोलने में दिक्कत होती है या नो बोलने में चक्कर आते हैं, तो हम लोग जीबी मेरिडियन का ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। अब ये समझते हैं कि ये गर्दन और गर्दन के नीचे, कंधे के नीचे होती है। तो अगर आप यहाँ पे इमेज में समझे तो यहाँ पे ये, ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। कनपट्टी के क्षेत्र से होते हुए गर्दन और कंधे के नीचे, ठीक है, लेटरल साइड में होती है। नेक स्टिफनेस और शोल्डर पेन में बहुत इंपॉर्टेंट एज अ लोकल पॉइंट, एज अ मेरिडियन, एज अ मसल्स, ठीक है। छाती और पसलियों के लेटरल साइड, अगर किसी ने हाथ रखा चेस्ट एरिया में कि मुझे तो दर्द है, कहाँ है हाथ रखा, तो साइड में, ठीक है, कमर के बगल में, तो भी हम लोग इस पॉइंट को ट्रीट करते हैं। रिब केस का जो पेन होता है जीबी मेरिडियन की तरफ, उसके लिए भी इसी मेरिडियन को ट्रीट किया जाता है। कंधे और जांघों के लिए ये देखो, ठीक है। अब कूल्हे और जांघों के लिए समझ आ गया। हिप पेन, साइटिका, लेटरल थाई पेन, आईटी बैंड टाइटनेस, ठीक है। ये समझने वाली है कि साइटिका का पेन, मैं पहले भी इस पर वीडियो बना चुकी हूँ, उस वीडियो को दोबारा से जाके देख सकते हैं। लेटरल साइड का जो पेन होता है उसको जीबी मेरिडियन का पाथवे बोलते हैं, या जीबी मेरिडियन का साइटिका का पेन बोलते हैं। उससे पहले भी मैं एक और वीडियो बनाई थी कि जीबी मेरिडियन का सर्वाइकल का पेन, ठीक है। इसका लास्ट जो पॉइंट होता है, टकने से होते हुए डॉर्सम फुट से, मतलब पाँव के ऊपरी हिस्से से होते हुए पाँव की 4थी उंगली 4th टो में जाके ख़त्म होती है। टोटल पॉइंट इसका जीबी 44। इंटरनल ब्रांच समझ लो, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जीबी मेरिडियन लीवर, डायाफ्राम, हार्ट, एब्डोमिनल, गॉल ब्लैडर एंड लीवर, मतलब ये दोनों कपल ऑर्गन को ठीक करते हुए डायाफ्राम, हार्ट और एब्डोमिनल एरिया को ट्रीट करने के लिए इस मेरिडियन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। TCMS का इम्पॉर्टेंट क्या है ये समझना। लीवर और गॉल ब्लैडर एक एक्सटीरियर और इंटीरियर पेयर है,
यिन यांग का कॉन्सेप्ट, एक खोखला एक ठोस, मतलब एक सॉलिड, इस तरह से हम लोग जेंग फ्यू और जेंग ऑर्गन्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये जीबी मेरिडियन लीवर मेरिडियन के स्मूथ फ्लो डैम हीट से जुड़े पैटर्न में यूज़ किए जाते हैं। इम्पॉर्टेंट वीडियो में जीबी मेरिडियन के इम्पॉर्टेंट पॉइंट में जीबी मेरिडियन को डैम हीट के प्रोटोकॉल में ऐड किया जाता है। ये लाइन को मार्क कर देना, अंडरलाइन कर देना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि डैम हीट वाली जब भी कोई कंडीशन हो कि यहाँ पे ऑर्गन की बात नहीं कर रही, डैम हीट अगर किसी दूसरे ऑर्गन में है तो जीबी मेरिडियन को साथ में लिया जाता है। इसके पॉइंट्स को जरूर सेलेक्ट किया। वो कैसे पॉइंट सेलेक्ट करते हैं आगे चल के समझेंगे। इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है, लीवर की ऊर्जा को स्मूथ फ्लो कराना या ईजी गोइंग करना, उसकी ऊर्जा को दूसरी तरफ भेजने का काम करती है। ठीक है, गॉल ब्लैडर और लीवर्स मिलकर साथ में एक ऊर्जा बनाते हैं जो स्मूथ मूवमेंट के लिए महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसा क्यों, ये लाइन क्या है मैं समझाती हूँ। गॉल ब्लैडर और लीवर के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जिन लोगों को मूवमेंट पे दिक्कत हो तो उस मूवमेंट को ठीक करने के लिए इन दोनों मेरिडियन की ऊर्जा लगती है। इनका ठीक होने का कारण क्या है कि ये वुड एलिमेंट है, और जब वुड एलिमेंट में कोई डिस्टर्ब होगा तो हमारी बॉडी लाइक एक लकड़ी के जैसे, कास्ट के जैसे या वुड के जैसे रिएक्ट करने लगती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती है। जिनकी बॉडी में वुड एलिमेंट या लीवर या गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम रहता है, लीवर का शब्द मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि लीवर और गॉल ब्लैडर कपल ऑर्गन है, पर कहीं ना कहीं लीवर का एक इंडिविजुअल खुद का कुछ काम नहीं होता, वो फिर भी चले किसकी रहा है ऊर्जा से, लीवर की ऊर्जा से, और लीवर के लिए ही अच्छा काम कर रहा। आई बात समझ में। लीवर की ऊर्जा अच्छी है, लीवर की ऊर्जा में स्टैग्नेशन नहीं है, लीवर के ब्लड में डेफिशिएंसी नहीं है, तो ये लीवर की गॉल ब्लैडर के लिए ऊर्जा अच्छी करता है। पर गॉल ब्लैडर फिर उसकी ऊर्जा को लीवर को अच्छा करने के लिए यूज़ करती है। आया समझ में। तो ऐसा क्या है कि हम लोग इसके मूवमेंट को लेके बात कर रहे थे। वुड एलिमेंट जब अच्छा होता है, ठीक ठाक होता है, बैलेंस्ड होता है, तब बॉडी मूवमेंट बड़ा आराम से करती है। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो कमर के एरिया से झुक नहीं पाते। ये आप मेरी बात से रिलेट भी करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बॉडी के कुछ ही हिस्सों से मुड़ना झुकना करते हैं। एक मेल पर्सन को देख सकते हो, मेल पर्सन में अधिकतर ये चीज़ें अब मुझे देखने को मिलती है। खड़े रहेंगे तो खड़े ही रहेंगे और एकदम उनकी बॉडी ऐसी तनी रहेगी। मूवमेंट अगर मैं बोलूँ तो नी से नहीं करते हैं, घुटनों को मोड़ के नहीं चलते हैं, घुटनों या अपने पाँव को आगे की तरफ मूव करवाते हैं। जो हमारा थाई एरिया होता है, हमारा जो हिप जॉइंट होता है, उनका मूवमेंट वहाँ से आता है, और वो भी बड़ा ऐसा आपको देखने में पता चल जाएगा कि बड़ा टफली, बहुत टफली या टाइटनेसली मूव कर रहा है। और जिन लोगों की बॉडी बड़ी फ्लेक्सिबल होती है, वुड एलिमेंट अगर बैलेंस्ड होता है, तो आप देखेंगे कि उनके हाथ पाँव मोड़ने में उनको दिक्कत नहीं होती, और चलने के टाइम पे क्या करेंगे, थोड़ा सा घुटने को बेंड करेंगे। और आज जब ये टॉपिक पढ़ लोगे ना, उसके बाद आपको ऐसे बहुत सारी चीज़ें आसपास के लोग दिखने लगेंगे। मेल पेशेंट में मैंने ये चीज़ बहुत देखी है। इसके कारण बहुत सारे हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग लीवर को एक तो इंटरनल तरीके से भी ख़राब होते हैं, करते हैं। नींद अच्छा ना लेना, खाना खाने के बाद, मतलब खाना भी ऐसा खाना जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, और अल्कोहल लेना, ये इस वजह से भी बॉडी स्टिफनेस या एकदम लकड़ी के खिलौने के जैसे हो जाती है, मूवमेंट में दिक्कत आती है। तो इस लाइन का मतलब ये है कि या बॉडी को स्मूथ करना, ये समझ लो की का काम क्या है। इस वाले ऑर्गन के की का काम क्या है, बॉडी को स्मूथली चलाना, फ्लेक्सिबल करना। आया समझ में। एक चीज़ है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि होते मोटे हैं, पर वो कभी यहाँ कूद के चले जाएंगे, कभी वहाँ कूद के चले जाएंगे। हम कहते हैं ना कि अरे इसकी बॉडी इतनी हैवी फिर भी एक्टिव है। मैंने ऐसी बहुत सारी फीमेल्स भी देखी हैं, मोटी होने के बावजूद भी, वेट होने के बावजूद भी 1 मिनट नहीं बैठती हैं।
और लीवर वाले पेशेंट को भले ही वेट हो या ना हो, उसको उठने में भी ऐसा लगेगा कि उसकी तो पूरी ऊर्जा ही ख़त्म हो गई। और एक मोटी हट्टी कट्टी कह सकते हो, मोटी वजन जिसका आपको बड़ा थुलथुला महसूस हो रहा, आप उससे अपने ब्रेन में एक्सपेक्ट करते हो कि यार इसका मूवमेंट ये उठेगी, और वो आप देखोगे कि इमीडिएटली दौड़ के चली जाएगी, 10 बार उठना बैठना भी कर लेगी। और लीवर अगर डैमेज होगा तो मूवमेंट में इसको दिक्कत आएगी, भले वजन हो या ना हो। तो कंपेयर करके समझ आ गया, एक हट्टा कट्टा बॉडी, एक फीमेल है, मोटी सी है, बॉडी पे जगह जगह फैट है, आप सोच रहे हो कि वो मूवमेंट नहीं कर पाएगी। और आदमी अगर एक ऐसा होता है कि मूवमेंट कर रहा है, उसकी चाल ढाल से आपको पता चलेगा कि बहुत कम जगह से मूव कर रहा है, पता चल जाती है ना। शोल्डर को एक ही तरफ होल्ड करके रखेंगे, हाथ बड़े जो एल्बो होती है, एल्बो से थोड़ा सा बाहर की तरफ खींच के रखेंगे, बॉडी के अंदर की तरफ नहीं रखेंगे, मतलब हाथों को मतलब होता है ना फैला के चलेंगे, और वो फैलाना भी ऐसा लगेगा कि भाई ये बड़ा कास्ट वन है, या वुड एलिमेंट है, या कास्ट धातु या वुड एलिमेंट देखना को आपको मिलेगा। तो ये टोटली क्या काम करता है, उसके मूवमेंट को देखता है। और इसकी दोनों की ऊर्जा अगर अच्छी हुई, लीवर और गॉल ब्लैडर की, गॉल ब्लैडर के साथ लीवर शब्द इसलिए आ रहा है वो भी आपको समझ आ गया। अब क्या होता है, जब की स्टैग्नेशन होने लगती है दोनों ऑर्गन में, दोनों में से सबसे पहला आता है लीवर, लीवर के अंदर स्टैग्नेशन होगी तो ये गॉल ब्लैडर को परेशान करेगी। चिड़चिड़ापन, साइड ऑफ द रिब केज, किसी को पेन है, चेस्ट में टाइटनेस है, जकड़न है, स्टिफनेस है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में ये वाली जो चेस्टनेस की जो टाइटनेस है वो पसलियों के पास वाली ही है, क्योंकि लीवर में हमने ये पढ़ा था कि जब आप झुकोगे तो पेन आएगा, भारीपन महसूस होगा। वो मूव करती भी अब क्या हो गई, साइड में चली जाएगी। इरिटेशन, भावात्मक या इमोशनली इम्बैलेंस होना ना, इरिटेशन, यहाँ पे जो बेसिक वर्ड यूज़ होगा, अच्छा शब्द जो है वो है इरिटेशन, इरिटेशन होना। देखो एक बात बताती हूँ, इरिटेशन लीवर को क्यों रिप्रेजेंट करता है। अगर जिन लोगों का वुड एलिमेंट अच्छा नहीं है और आपने उनको कोई काम बोल दिया तो उसको कहते हैं अरे मुझे काम करना पड़ेगा। वो जो मूवमेंट वाला जो इरिटेशन है, यहाँ पे गुस्से वाला नहीं है। गॉल ब्लैडर क्या करता है, इरिटेशन लाता है, एंगर नहीं। एंगर लीवर की तरफ आता है। पहले लेवल पे क्या होगा, एंगर आएगा, दूसरे लेवल पे इरिटेशन होगी। वो इरिटेशन बॉडी के हिसाब से आती है, मूवमेंट के हिसाब से आती है। और अधिकतर आप अगर मैंने जो एक्सपीरियंस किया ना, जिन लोगों की बॉडी में वुड या लीवर या गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम देखा जाता है ना, तो उनको है ना कोई काम बोल दो तो वो ऐसा लगेगा कि अरे मुझे उठ के जाना पड़ेगा। वो काम में, मूवमेंट में उनको दिक्कत आने लगती है और वो इरिटेशन उसी की वजह से आती है। बात करने के लिए बोलोगे नहीं चिढ़ेंगे, खूब बातें करवा लो, क्योंकि लीवर, और हम लोग लंग्स वाले पेशेंट में पढ़े हैं, हार्ट वाले पेशेंट में भी ऐसा पढ़े हैं कि बात करने पे उनको ऐसा होता है, सैडनेस फील होगी। लीवर वाले पेशेंट अगर बात कर लेंगे, काम नहीं करेंगे, काम नहीं होगा उनसे, मूवमेंट नहीं होगा, तो वो इरिटेशन पर्टिकुलर वहीं से आती है। आँखों और कानों को लाभ देना, मेरिडियन का पाथवे है, उस वजह से। ईयर डिसऑर्डर, टेनाइटस, माइग्रेन, आई डिसऑर्डर और डिजीनेस, ठीक है। लोकल पॉइंट एज अ मस्कुलर सिस्टम के हिसाब से भी हम लोग ट्रीट करते हैं, क्योंकि हमने जब भी पेन का बात करा है तो हम कहते हैं कि वहाँ पे ऊर्जा या की स्टैग्नेशन है, तभी वहाँ पे पेन आया है। तो ऐसे लोकल पॉइंट भी हम लोग इसको ट्रीट करते हैं, क्योंकि जीबी मेरिडियन वहाँ से गुजरती है। लेटर बॉडी पेन, जीबी मेरिडियन का महत्वपूर्ण साइड पे किसी को पेन हो तो हम लोग यही समझते हैं। लेटरल नेक, शोल्डर, रिब, लेटरल थाई, लेटरल नी, लेटरल लेग, लोअर लेग कह सकते हैं, लेटरल साइड बॉडी, इसमें जीबी मेरिडियन को ध्यान में रखा जाता है। टेंडन और जॉइंट को लाभ पहुंचाता है। यहाँ पे जो वर्ड यूज़ होना चाहिए वो ये है कि मूवमेंट, वो टेंडन और जॉइंट का मूवमेंट दिखता है, ठीक है। इसमें जो स्पेशल पॉइंट है GB34, इम्पोर्टेंट में मैं समझा चुकी हूँ, ये इन्फ्लूशन पॉइंट है। गॉल ब्लैडर का लियो कनेक्टिंग पॉइंट कौन सा है, GB37। यहाँ से ऊर्जा लीवर में जाती है,
ठीक है, क्योंकि इसका हस्बैंड ऑर्गन है, सॉरी वाइफ ऑर्गन है। गॉल ब्लैडर और लीवर के संबंध बहुत मजबूत होते हैं, आंखों को लाभ पहुंचता है इस पॉइंट से, GB37 से। लेटर लेग को डिसऑर्डर को उपयोगी है। लीवर और गॉल ब्लैडर की को रेगुलेट करता है। लीवर में और गॉल ब्लैडर में अगर की बात करें, की वही मूवमेंट वाली एक सिंपल सा ये वाला फंडा हमारा भी यूज़ किया हुआ है, समझाती हूँ। मूवमेंट से संबंधित कोई भी दिक्कत आती है, आपको पहले सारा ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है। GB34 को और GB37 को दोनों को ट्रीट कीजिए, अमेजिंग रिजल्ट आएंगे, अमेजिंग। एक ऐसे 2 पॉइंट हैं, वैसे तो गॉल ब्लैडर में GB41 भी बहुत अच्छा पॉइंट काम करता है, वो पेन मैनेजमेंट के लिए काम आता है। जहाँ पे सिर के एरिया में अगर कोई पेन है तो GB41 को ट्रीट किया जाता है, ऊपर का पेन नीचे से रिलीज़ किया जाता है। GB34 और GB37 पे ट्रीट करते ही आपकी जो मल्टीपल प्रॉब्लम है, मल्टीपल डिजीज़ है या मल्टीपल सिम्टम्स अगर पेशेंट बोल रहा है, पहले तो इन 2 पॉइंट को ट्रीट कर लेना, रट लेना, दिमाग में फिट कर लेना, बॉडी पे भी रख देना कि ये पॉइंट इतने गुण चलता है। यहाँ जैसे ही पहले दिन अगर आपको समझ आ गया कि लीवर और गॉल ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम है, दोनों को ठीक करना है एक ही पॉइंट से या 2 पॉइंट से, ज़्यादा मैं अभी कुछ करना नहीं चाहती। 34 और 37 आप देखोगे कि फर्स्ट डे का ट्रीटमेंट, सेकेंड डे विजिबल रिजल्ट रहेंगे। उसको अगर बॉडी में मूविंग वाला पेन होगा तो पहली रात में ही उसको रिजल्ट मिल जाएंगे, ठीक है। वैसे इसके लिए GB37 के लिए आएगा, पर मैं इसको इस तरीके से ट्रीट करती हूँ GB और लीवर वाले पेशेंट को। गॉल ब्लैडर का डाइवर्जेंट चैनल लीवर है, प्राइमरी है तो उस हिसाब से समझ लेना। ये विशेष रूप से क्रॉनिक डिजीज़ के लिए यूज़ किया जाता है GB मेरिडियन। क्रॉनिक का मतलब हमने पहले भी पढ़ा है कि जब मेरिडियन का प्रॉब्लम होता है तो देखते हैं हस्बैंड बीमार है कि वाइफ बीमार है, वहाँ पे उस चीज़ों के लिए क्रॉनिक डिजीज़ है ना। लीवर, गॉल ब्लैडर, हार्ट और लेटरल बॉडी एंड जॉइंट्स, ठीक है। हार्ट की बात करूँ तो रिब केज के पास वाले पेन की वजह से है। पुख्ता सबूत नहीं है कि गॉल ब्लैडर के हार्ट वाले पॉइंट में ट्रीटमेंट के कितने रिजल्ट हैं। नो डाउट हम लोग ट्रीटमेंट में ऐड करते हैं, फिक्स प्रोटोकॉल में काफ़ी जगह दे भी रखा है GB का पॉइंट, और पुख्ता सबूत नहीं है, ना मेरे पास भी है कि GB का पॉइंट मैंने लिया है उसी की वजह से ठीक हुआ, ऐसा नहीं है, ठीक है। हार्ट वाली कंडीशन में नो डाउट यहाँ पे लिखा है, और ऐसा अगर लिखा है तो इसका मतलब ये कि होता भी होगा, क्योंकि हम खुद भी ट्रीटमेंट देते हैं, पर विजिबल या एक पुख्ता सबूत होना कि हाँ ये पॉइंट इस वाले प्रॉब्लम में ठीक करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्यों ऐसा बोलती हूँ कि पुख्ता सबूत नहीं है, मैं इसलिए बोलती हूँ कि मान लो कि एक हार्ट वाला पेशेंट आ गया, और कई बार ऐसे भी पॉइंट्स मैंने आपको बोले हैं कि एक प्रॉब्लम है और दूसरी तरफ से आप ठीक कर सकते हो, दूसरे ऑर्गन से भी ठीक कर सकते हो। तो पुख्ता सबूत का मतलब ये हुआ कि मैंने ऐसा कोई देखा नहीं है, ना ही मैंने कभी देखा है कि GB मेरिडियन का कोई पॉइंट सेलेक्ट किया और बाकी के कुछ भी ट्रीट नहीं किया तो वहाँ पे वो ट्रीटमेंट सक्सेस हुआ, नहीं। उसके साथ मुझे दूसरी चीज़ें करनी ही पड़ेगी। पहला मैं सारा पूरा घूम घाम के आऊँगी, अपने पूरे नोट्स में घूम लूँगी कि मुझे देना क्या है। ये मैं आपके तरीके से समझा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि हार्ट वाले पेशेंट को GB का ट्रीटमेंट कर दोगे और आप जीत जाओगे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए कहती हूँ कि पुख्ता सबूत नहीं है, ऐड ऑन किया जाता है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पॉइंट्स को सेलेक्ट किया जाता है, कुछ पॉइंट्स पे टेंस किए जाते हैं, कुछ पॉइंट पे निडल की जाती है। तो मैं यहाँ पे ये लाइन में ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है हार्ट वाले पेशेंट को GB मेरिडियन के किसी पॉइंट पे निडल करने से वो 50% ठीक हो गई, ऐसा नहीं है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब हमेशा ये रहेगा। गॉल ब्लैडर का सिनेयू चैनल आपको पता है, मांसपेशियों वाला चैनल आपको पता है, ठीक है। लेटरल साइड जेवड़ी बॉडी रहती है, इसलिए किन किन में है महत्वपूर्ण, साइटिका, हिप पेन, लेटरल नी पेन, ID बैंड टाइटनेस, ठीक है, मसल स्पैम, शोल्डर पेन, नेक स्टिफनेस, टेम्पोरल हेडेक,
और जॉ डिसऑर्डर। नेक ईयर तो आप पढ़ चुके हो, जॉ डिसऑर्डर में भी बहुत अच्छा काम करता है। जीबी मेरिडियन के पॉइंट्स आते हैं और एक यहाँ से थोड़ा सा मैं आगे की तरफ बढ़ती हूँ। ऑरिकुलर में भी जब हम लोगों को पता चलता है कि फेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मैं खुद जीबी मेरिडियन के पॉइंट्स साथ में सेलेक्ट करते हैं या ईयर के आसपास का एरिया को सेलेक्ट करते हैं। जिससे मैं एग्जांपल देती हूँ, एक सेकेंड। एक है ना दूसरा कॉन्सेप्ट भी है। हम क्या करते हैं, मेरे तरीके से मान लो कोई पेशेंट आया है और उसको फर्स्ट डे ट्रीटमेंट से कोई ख़ास रिजल्ट नहीं आया, तो ईयर का जो ये वाला पॉइंट होता है ना, ये वाला, हम इसको बहुत अच्छे से प्रेस करते हैं। टेंस नहीं देते, निडल नहीं देते, और यहाँ पे कानों का और चिक एरिया पे जो रूट होता है, जड़ होती है, उस पे पूरा मसाज करते हैं। ठीक है, ऐसा मसाज जिससे रगड़ हो और लाल या रेडनेस हो। ये कब करते हैं? जब लगता है कि कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आया समझ में? ये बहुत रेयर केसेस में ही देखने को मिला है, जहाँ पे अपना पूरा ताम झाम करने के बाद भी अगर कोई पेशेंट को रिजल्ट नहीं मिलता, तब ये वाले हैं करते हैं। कान पे ऐसा नहीं होता। और जब अगर खुद की भी बात करूँ ना, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गैस एसिडिटी बनती है, आप लंबा ट्रीटमेंट नहीं करना चाहते, तो कानों की रूट पे एक लाइन से लगभग 5 कानों की हाइट के हिसाब से होता है, 5 सीट कान और गाल के बीच में अप्लाई कर लो, तो आपका गैस एसिडिटी अपने आप कम हो जाएगा। दूसरा जो विजिबल रिजल्ट रहा है, आजकल शायद इस लोगों मतलब इस चीज़ को काफ़ी लोग समझते भी हैं। जब आप किसी पार्लर जाते हैं, आजकल लोग क्या करते हैं, ब्यूटिशियंस क्या करती हैं कि जब मसाज करती हैं ना फेस की, तो अब उनको पता है शायद, वो कानों की भी बड़ी रगड़ रगड़ के मसाज करती हैं। और कानों का जो पिछला हिस्सा होता है, जहाँ पे जीबी मेरिडियन होती है, वहाँ पे भी रगड़ रगड़ के मसाज करती हैं। उसके बाद जो रिज़ल्ट है, खुद के लिए बता रही हूँ मैं, जो मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि मुझे कोई गैस एसिडिटी भी होती है। ठीक है, अगर करोगे तो हल्की हल्की डकारे आना नेचुरल है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये मैंने मेरी बॉडी पे देखा। कहने का मतलब ये हुआ कि जीबी मेरिडियन से गैस बॉडी में कहीं फंसी होती है, और कान पे, जो कान और गालों के बीच का जो एरिया होता है, जहाँ से वो जुड़ा हुआ होता है, पीछे की तरफ रगड़ने से, कान के पिछले हिस्से पे रगड़ने से डकारें आना शुरू हो जाती है, जिसको मैं अपनी भाषा में गैस कहती हूँ। और वो गैस फाट के रूप में नहीं, मुंह से पास होती है। तो मैं आशा करती हूँ कि जीबी मेरिडियन आपको समझ आ रही होगी। GB1 आई डिसऑर्डर माइग्रेन के लिए, GB2 ईयर डिसऑर्डर और टेनाइटस के लिए, GB8 टेम्पोरल हेडेक, GB14 फ्रंटल हेडेक और आई डिसऑर्डर। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की बात है कि किसी को हेडेक होता है तो आपने नोटिस किया होगा कि ये माइग्रेन भी हो रहा है, सिर का दर्द है कि टेम्पोरल में भी जा रहा है, आईब्रो के मिड पॉइंट में भी जा रहा है, पहले उसके कानों में दर्द होने लगा, फिर उसकी आँखों में दर्द होने लगा। तो ये पूरा ओवरऑल जीबी मेरिडियन की ही प्रॉब्लम होती है। और मैं यहाँ पे पॉइंट्स की बात कर रही हूँ कि GB1, GB2, GB8 ये सब मिल के ही एक पेन बना देते हैं। इंडिविजुअल ट्रीटमेंट करोगे वो चीज़ अलग है कि अगर आपको आई डिसऑर्डर मिल रहा है तो मैंने कह दिया GB1 को। मैं ये कहती हूँ कि काफ़ी सारे लोगों को ये पूरा ही प्रॉब्लम मिलेगा, आँख का भी मिलेगा, कान का भी मिलेगा, सिर का भी मिलेगा। और टेनाइटस की मतलब क्या होता है कि कभी कभी आप उनसे पूछोगे ना, तो वो ये सब बोलते हैं
कि कभी उनको टिनाइटिस का मतलब नहीं, काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होता है, जहाँ पे सन करके घंटी बजना शुरू होती है, टन, और कानों में शुरुआत हो जाती है। तो प्लस एज के लोगों में ये कंटिन्यूअस एक एज के बाद आने लगती है, जिनकी उम्र नहीं है और उनको कई बार ऐसा होता है कि सन करके आवाज़ आ गई, तो ये जीबी मेरिडियन के, और ये सारे सिम्टम्स एक पेशेंट में मिल सकते हैं। इंडिविजुअल एक नहीं आएगा हेडेक के लिए, आई डिसऑर्डर के लिए, ईयर डिसऑर्डर के लिए, कि नहीं तो मुझे तो सिर्फ आंखों में ही दर्द है, नहीं मुझे तो सिर्फ क्या है, ईयर में ही है। ये सब मिल के अगर लोकल पॉइंट के हिसाब से और जीबी मेरिडियन का प्रॉब्लम रहेगा तो ये सभी आपको देखने को मिल जाएंगे। जीबी 14 गॉल ब्लैडर फ्रंटल हेडेक और आई डिसऑर्डर के लिए। फ्रंटल हेडेक के लिए मैंने एक पॉइंट भी बताया है, जीबी 41। जीबी 20 हेडेक, माइग्रेन, डिजीनेस और नेक पेन। जीबी 21 शोल्डर और नेक पेन के लिए। 24 है फ्रंट व्यू ऑफ गॉल ब्लैडर, तो आप समझते हैं कि इस पॉइंट की कितनी इंपॉर्टेंस होगी। जीबी 25 फ्रंट व्यू ऑफ किडनी। जीबी 30 हिप पेन और शाइटिका के लिए। बाकी जीबी के लिए कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि शाइटिका पेन के लिए ट्रीट किया जाए, जो तरीका मैंने बताया था जीबी मेरिडियन की शाइटिका में, आप उसको देख सकते हैं। 34 इन्फ्यूजन पॉइंट है टेंडन के लिए। जीबी 37 लियो कनेक्टिंग पॉइंट है आई के डिसऑर्डर के लिए। इन्फ्यूजन पॉइंट है बोन मेरो के लिए, जो 39 है। जीबी 40 है युआन सोर्स पॉइंट। जीबी 41 है कॉन्फ्लेशन पॉइंट डाई माई का। ये भी एक एक्स्ट्रा मेरिडियन के पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। इसमें दो डाई माई का और डाई म्यू का, चाउंग म्यू का, इसमें क्या होता है, दो ऑर्गन का कॉम्बिनेशन करके 2 पॉइंट से ट्रीट किया जाता है, होती है एक्स्ट्रा मेरिडियन है, ठीक है। जीबी 43 ये होती है क्लियर गॉल ब्लैडर हीट। जीबी 43 और 44 होती है जिंगवेल हेडेक के लिए, ईयर डिसऑर्डर के लिए। बाकी जीबी 41 अपने आप में वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये याद रख लेना है ना। गैस एसिडिटी की वजह से अगर किसी को हेड एरिया में पेन हो, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लिखे हुए, स्पेशल पॉइंट लिखे हुए हैं। स्पेशल यूआन सोर्स पॉइंट जीबी 40, लियो कनेक्टिंग 37, जी क्लस पॉइंट है हमारा जीबी 36, कॉन्फ्लेशन पॉइंट है डाई माई का जीबी 41, इन्फ्लूशन पॉइंट टेंडन का है जीबी 34, बोन मेरो का है 39, फ्रंट व्यू ऑफ द गॉल ब्लैडर जीबी 24, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट हेड नेक विंड, ये तो समझ आ ही रखा है। यहाँ पे मैं पढ़ती हूँ, बाकी समझ आपको सब कुछ आ रखी है। जीबी 20 को ट्रीट किया जाता है हेड नेक के लिए, हेडेक, माइग्रेन, डिजीनेस, स्टिफनेस नेक, विंड रिलेटेड डिसऑर्डर। जीबी 21 किया जाता है शोल्डर और नेक पेन के लिए। अपर जो हमारी स्कैफुला होती है, टाइपस जो मसल्स होती है, उसके टाइटनेस पे भी ट्रीट किया जाता है। बाकी अगर हम लोग समझें कि बैक की मसल्स में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग ड्राई नीडल करते हैं, या शोल्डर का जो, मैं इससे रिलेटेड आपको ये मसल्स कहाँ होती है इसके लिए एक फ़ोटो भेज दूँगी। हम लोगों को जो नाम थोड़े से मुझे कम याद है, पर मुझे मसल्स याद रहती है ना, कि यहाँ पे कौन सी मसल्स है, नाम नहीं याद है, पर मसल्स को कैसे ट्रीट किया जाता है मुझे याद है। नेक का टेंशन, ठीक है। जीबी 30 हिप और शाइटिका, बटक एरिया पेन। जीबी 34 टेंडन और जॉइंट, नी पेन, टेंडर डिसऑर्डर, लिगामेंट, मसल्स टाइटनेस, जीबी 34। जीबी 37 आई और लेटरल बॉडी का पेन हो, आई डिसऑर्डर और लेटरल लेग का प्रॉब्लम हो, ठीक है। जीबी 40 है हमारा गॉल ब्लैडर और प्लस एंकल, ठीक है। जीबी 40 एंकल पेन में अगर किसी को पेन हो तो जीबी 40। जीबी 41 डाईमई हेड और रिब्स का, ठीक है। ब्रेस्ट डिसऑर्डर के लिए भी इस पॉइंट को ट्रीट किया जाता है। हेडेक के लिए, हेडेक कौन सा वाला, आईब्रो के ऊपर वाला। मेन जो इसके सिम्टम्स है इतनी देर में आप लोगों को समझ आ ही गए होंगे। एक लाइन में जीबी मेरिडियन को याद कराती हूँ। जीबी मेरिडियन शरीर के लेटरल साइड में होती है। मेरिडियन आई, ईयर और शुरू होकर टेम्पोरल, नेक, शोल्डर, रिब, लेटरल साइड की बॉडी और पाँव के 4th रो पे जाके ख़त्म होती है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।